Hello everybody. In this video, I'll be talking about psychopharmacologic drugs. So basically these are the medicines that affect your mood, emotions and behavior. They are used to treat mental health conditions like depression, anxiety and psychotic diseases like schizophrenia. From these psychopharmacology drugs, we will choose a specific class of drug that is mood stabilizing agents. We will give a brief overview to this class and then move to a specific drug that is carbamazepine. So now let's move forward. So what are mood stabilizing agents or what are mood stabilizers? Mood stabilizers और mood stabilizing agents ऐसी medications है जिनके थ्रू हम डील करेंगे विद द बाईपोलर डिसऑर्डर को प्रिवेंट करेंगे। और बाईपोलर डिसऑर्डर में तीन बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं: मेनिक एपिसोड, हाइपोमेनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड। मेनिक एपिसोड में एलिवेटेड मूड आ जाता है, इंक्रीज्ड एनर्जी आ जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर आ जाता है। और मैनिक एपिसोड वहीं इसके सिवियरिटी का लेवल हाई होता है, जबकि सेम इज़ द केस फॉर हाइपोमेनिक एपिसोड, लेकिन उसमें सिवियरिटी का लेवल कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैनिक एपिसोड। और डिप्रेसिव एपिसोड इज़ ऑपोजिट ऑफ द मैनिक एंड हाइपोमेनिक एपिसोड। इसमें मूड लो होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, एपिटाइट और स्लीप में चेंजेस आते हैं। मतलब ऑपोजिट है दोनों आपस में। तो बाईपोलर डिसऑर्डर को प्रिवेंट करता है और नॉर्मल यूथेमिया, नॉर्मल जो मूड है ना, नॉर्मल मूड स्विंग्स के अलावा नॉर्मल मूड को स्टेबल करने में हेल्प करती हैं ये वाली मेडिसिन्स। और रेपिटेटिवली जो मूड रिकर हो रहा है ना, उसको उससे प्रिवेंट करती हैं। इस मेडिसिन का ये फ़ायदा, इस ड्रग्स का मेन बेनिफिट ये है। सो नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन. These are all classic mood stabilizers which are able to stabilize the mood in the bipolar disorder. The first one is lithium, a natural salt, a gold standard treatment, like it's been using a long time and is well studied. सबसे ज़्यादा रिसर्च ना लिथियम पे हो चुकी है। नेक्स्ट आर एंटी कन्वलियंस, जो ओरिजिनली एपिलेप्सी के लिए थे बट अभी मूड स्टेबलाइजेशन के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, विच इन्वॉल्व वेलप्रोएट, इसमें वेलप्रोइक एसिड भी आता है, कार्बामेज़ेपाइन जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेमोट्रिजीन, और उसके अलावा नेक्स्ट आर एंटीटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, सॉरी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और सम ऑफ दीज आर also help stabilize mood, और therapeutic drug monitoring. And these drugs also require regular therapeutic drug monitoring because they always need regular blood tests to ensure they are at the right level in your system. Like effectiveness और toxicity के दरमियान ना इनकी रेंज बहुत नैरो होती है। आपने बहुत हाई डोज भी नहीं लेना होता और बहुत नैरो, बहुत कम डोज भी नहीं लेना होता, एक नॉर्मल रेंज में लेना होता है। बहुत कम लेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, और अगर बहुत हाई लेंगे तो वो टॉक्सिक हो जाता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी काज करेगा। तो इनकी जो रेंज है ना वो बहुत नैरो सी है। तो उस नैरो रेंज को मेंटेन करना, उसके लिए ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो बहुत एक मेन पॉइंट इसमें कंसिडर होता है। ठीक है, टू लिटल माइट नॉट वर्क और टू मच कैन बी टॉक्सिक, सो इट रियली नीड्स टू कंसीडर. These medicine help control mood swing but require careful monitoring. So each drug have different strength and different notes which needs to be monitored by the doctors. Like एक different body का organ या body part होगा जो इससे इफ़ेक्ट होगा इस ड्रग को लेने के बाद, उसको ओवर टाइम ब्लड टेस्ट के थ्रू मॉनिटर किया जाना चाहिए कि आइदर वो इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ। लाइक लिथियम एक साल्ट है, उसका मेंशन नहीं है, वेलप्रोइक एसिड और उसमें डेपाकोएट, इट इज़ आल्सो अ साल्ट। इसकी स्ट्रेंथ है, ये बाइपोलर एसिड, मेनिया और डिप्रेशन में यूज़ होगा, और इसके लिए किडनी की हेल्थ और थायराइड फंक्शनिंग को चेक किया जाएगा। कैबामेज़ेपाइन साल्ट है, टेग्रिटोल इसका जो नेम मेंशन्ड होता है मेडिसिन्स पे। कैबामेज़ेपाइन मोस्ट कॉमनली ये एंटी कन्वलिएंट है, तो एपिलेप्सी के लिए भी यूज़ होगा विद द बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मेनिया। लीवर फंक्शनिंग और वेट गेन इसको अफेक्ट किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग को चेक किया जाएगा। लेमोट्रिजीन, लेमिक्टल साल्ट, सेम। ब्लड काउंट्स और रैश, स्किन पे रैशेस, वो उसको चेक किया जाएगा।
and others involve oxcarbazepine, क्यूटापाइन, olanzapine. और इसकी स्ट्रेंथ इन्वॉल्व बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, और इसकी मॉनिटरिंग में रैशेज़ हैं, बॉडी पे रैशेज़ हो जाएंगे, और ये मोर स्पेसिफिकली क्यूटापाइन की वजह से हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं ब्लड टेस्ट किडनी लीवर के, कि वो डिफरेंट इंटरवल्स पे ना चेक किए जाने चाहिए ताकि डोज इसको एडजस्ट किया जाए, बिकॉज इनकी थेराप्यूटिक रेंजेस इंडेक्स बहुत नैरो है इन ड्रग की, इसलिए उस रेंज में रहते हुए इसकी ड्रग को की डोज को एडजस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। नाउ इज कार्बामेज़ापाइन which is typically used for the treatment of seizure disorders and neuropathic pain. इसका सबसे मेन रोल तो सीजर डिसऑर्डर एपिलेप्सी में है ना, क्योंकि ये एक एंटी कन्वलिएंट ड्रग है और न्यूरोपैथी पेन में भी यूज़ होता है। न्यूरोपैथी पेन की एक कॉमन एग्जांपल है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें हैंड्स और फीट में पेन होती है, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस काज होती है। न्यूरोपैथी की पेन बेसिकली ड्यू टू नर्व डैमेज और डिसफंक्शनिंग की वजह से हो जाती है। उसके अलावा ये एडजंक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होता है इन शिज़ोफ्रेनिया। जब शिज़ोफ्रेनिया में मल्टीपल ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हों मेडिकेशंस के, तो प्लस में एडिशन के तौर पे ये वाली मेडिसिन भी दी जाती है। देन इस सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये मेन बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होता है मूड स्टेबलाइजेशन में, मूड को स्टेबलाइज करने में, एक स्टेबल मूड को रखने में, मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड जिसमें होते हैं, और नॉट इफेक्टिव फॉर एब्सेंट सीजर्स और माइक्लोनिक सीजर्स। जब सीजर्स ना हो, जब एपिलेप्सी ना हो, तब ये इफेक्टिव नहीं होते। अगर आप विदाउट सीजर या एपिलेप्सी के बगैर ये मेडिसिन देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। देन इज़ डोज एंड डोज रिस्पॉन्स कर्व, कि इसकी कितनी डोज स्पेसिफिकली इफ़ेक्टिव है और उसके रिजल्ट में क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। मूड स्टेबलाइजेशन में हम बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर को ही डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली अगर 200 to 400 mg पर डे दिया जाए तो वो इफ़ेक्टिव है। मेंटेनेंस के लिए 800 to 1200 mg पर डे, और मैक्सिमम अप टू 1600 mg पर डे, और थेराप्यूटिक लेवल इसका है 4 to 12 mg पर ml। और ब्लड लेवल मोनीटर करना ज़रूरी है। वो हमने पीछे भी देखा कि किडनी लीवर की फंक्शनिंग के ब्लड टेस्ट होने चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिवली उसकी इफ़ेक्टिवनेस या टॉक्सिसिटी चेक किया जाए, क्योंकि डोज की एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हाई डोज हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी काज कर सकती है, अगर वो लो है तो वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी। एपिलेप्सी के लिए अदर फिगर मेंशन है। और डोज रिस्पॉन्स कर्व में अगर लो डोज है तो उसका मिनिमल इफेक्ट होगा, लाइक नो मूड कंट्रोल, मूड पे कोई मूड स्टेबलाइज करने में कोई रोल ही नहीं है। और थेराप्यूटिक डोज में ऑप्टिमल इफेक्ट होगा, लाइक ऑप्टिमम लेवल तक जितना मैक्सिमम इफेक्ट हो सकता है ना वो प्रोवाइड होगा। अगर हाई डोज होगा तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे इफ़ेक्ट्स काज होंगे जो मैक्सिमम लेवल तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। Now let's study the pharmacokinetics of this drug. That is the study of what the body does with the drug, how the body handles the carbamazepine. It involves 4 steps. यानी बॉडी इस ड्रग को 4 वेज में हैंडल करती है। बॉडी सबसे पहले इस ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये ब्रेक डाउन होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, देन ये एक्सक्रीट होगा, बॉडी से रिमूव होगा। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू द माउथ एंड देन टू द स्टमक, विच टेक्स 4 to 8 hours। एंड टिपिकली अगर आप फूड के थ्रू लें इस ड्रग को तो ज़्यादा बेटर है, लाइक थ्रू मिल्क शेक, थ्रू मिल्क, थ्रू एनी जूसेस, इसके थ्रू बहुत इफ़ेक्टिव इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। देन इस डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली होगी थ्रू द बॉडी, 70-82% ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स में अटैच हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म, लीवर उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करेगा, क्विक मेटाबॉलिज्म होगी, ब्रेक डाउन करेगा उसको। एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन के फॉर्म में,
इनिशियल ये स्टे करेगा, बाद में ये क्विकली रिमूव हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद कि कैसे ये ड्रग बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स, कैसे ये ड्रग इफ़ेक्ट करता है ब्रेन के ऊपर और उसका फर्दर क्या इफ़ेक्ट आता है डिफरेंट बॉडी मैकेनिज़म्स के ऊपर। सो कार्बामेज़ेपाइन क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते क्या हैं और ये करते हैं क्या? ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स टाइनी डोड्स होते हैं या ब्रेन सेल्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ड्यूरिंग द बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड की हमने बात की थी, उसमें हाईली एक्टिव होते हैं और फायर करते हैं या इन एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देते हैं। एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द मेनिया एंड इनहिबिटरी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द हाइपोमेनिया, यानी एलिवेटेड रिस्पॉन्स होगा या एलिवेटेड रिस्पॉन्स नहीं होगा, ओवर एक्साइटेड सिग्नल्स हो जाते हैं, तो उनकी फायरिंग को कंट्रोल करेगा। जब कार्बामेज़ेपाइन उन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा तो इनकी फायरिंग नहीं होगी, क्विकली रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ओवर एक्साइटेड सिग्नल्स, मेनिया, हाइपोमेनिया ये जनरेट नहीं होंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर में मुक्स काम रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक्स, इफेक्टिव रिस्पॉन्स, कार्बामेज़ेपाइन में इफेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, एक फंक्शंस मेन ये था, हम इसके अलावा मल्टीपल फंक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं। अदर में इंक्लूड है इसके मल्टीपल फंक्शंस में स्लाइटली ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स, वहीं लोअर ग्लूटामेट का लेवल कम करेगा जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लाइक वो जो इससे मूड स्विंग्स का लेवल इंक्रीज़ होगा यानी उसको कम कर देगा। माइल्डली इंक्रीज गाबा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल कम कर देगा। इन दोनों का मेन रोल है, लाइक अगर वो ग्लूटामेट का लेवल कम कर रहा है तो वो ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है कि जिससे ओवर एक्साइट हो रहे थे ब्रेन सेल्स, तो उसके लेवल को उसने कम कर दिया है और माइल्डली इंक्रीज़ किया गैबा को लेवल को। इस न्यूरोट्रांसमीटर से ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उसके लेवल को इंक्रीज़ कर दिया। ग्लूटामेट के लेवल को लो करने से ओवर एक्साइटमेंट होगी ब्रेन सेल्स की, तो उसके लेवल को लो करना है। और गाबा के लेवल को इंक्रीज़ इसलिए क्यों किया क्योंकि ब्रेन एक्टिविटी उससे कम हो रही थी। और नेक्स्ट इज़ अ ट्रैफिक कोप एट अ बिजी इंटरसेक्शन, तो ये यानी कि माइल्ड सिग्नल्स को बैलेंस करेगा, ब्रेन सिग्नल्स को, बहुत ज़्यादा ब्रेन सिग्नल्स हैं तो उनको बैलेंस करेगा। देन इज़ क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इसकी आएगी आफ्टर डेज टू वीक्स। मैनिक सिम्टम्स लाइक इरिटेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी, मूड स्विंग्स, इनको मेंटेन करेगा, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो ये तो बहुत ज़रूरी है। मूड स्विंग्स बात वो रिपीट हो रही है। माइल्ड इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कार्बामेज़ेपाइन का फार्माकोडायनामिक्स में। So now let's move forward to the indications and contraindications, like कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं और सिचुएशंस हैं जिनमें ये ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है that either it is beneficial or effective, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इसको अवॉइड किया जाता है कि that it may cause harm और serious adverse effects. सो फर्स्ट आर इंडिकेशंस, उसमें सबसे पहले बाइपोलर डिसऑर्डर विथ में एक्यूट, मीनिक और मिक्स्ड एपिसोड्स, उसके एपिलेप्सी में उसके पार्शियल सीजर्स, देन इज ट्राइजीमिनल न्यूरल्जिया, फेशियल और नर्व पेन, देन इज न्यूरोपैथी पेन, ऑफ लेबल यूज़ है इसका, और अल्कोहल की विड्रॉल सिम्टम्स और एग्रेशन इन सम डिसऑर्डर्स, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, ये मोस्ट कॉमन है इसमें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आ जाए तो उसमें है हाइपर सेंसिटिविटी टू कार्बामेज़ेपाइन, अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए उस केस में, और एंटी डिप्रेसेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तब, या बोन मैरो की सप्रेशन की हिस्ट्री हो, या एक्यूट इंटरमिटेंट पॉरफेरा हो, ये कुछ सीरियस डिसऑर्डर्स हैं, उस केसेस में आप इनको प्रिस्क्राइब नहीं करते। कार्डिक कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ हो या सीवियर लीवर डिजीज़ हो। हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था कि जब ना एक नैरो थेराप्यूटिक
रेंज होती है इसकी डोज एडजस्टमेंट के लिए, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि लीवर किडनी के रेगुलर ब्लड टेस्ट होने चाहिए। तो अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पर भी वही पॉइंट देख रहे हैं कि लीवर और किडनी और हार्ट के ब्लड टेस्ट, हार्ट और दूसरे ना इनके टेस्ट और ईसीजी वगैरह होती रहनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसकी अगर आप डोजेस दे रहे हैं तो उसको टाइम टू टाइम एडजस्ट करना कितना ज़रूरी है, कितना वो मैटर करता है। बाकी अगर उसकी इंडिकेशंस हैं वो तो हमें पता है, उसमें मेन वही हैं एपिलेप्सी, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है बाईपोलर डिसऑर्डर, और सीजर्स की बात और माइक्लॉनिक सीजर्स में वो नहीं होगा, न्यूरोपैथी में भी वो इफ़ेक्टिव है। और एक एग्रेशन वाला पॉइंट है कि जो लोग कुछ होते हैं कि जो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी वायलेंट हो जाती है, उनके कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को डील करने में भी यूज़ हो जाता है। देन कुछ और डिफरेंट डिसऑर्डर्स की बात की हुई है। सो ये इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। Now we will move to the final points, that is tolerance and withdrawal. So सबसे पहले टॉलरेंस में ये आ जाता है कि आपकी बॉडी रेपिटेटिव ड्रग के यूजेस की वजह से अडेप्ट कर लेती है। रिपीटेड उस ड्रग के यूज़ की वजह से बॉडी यूज टू हो जाती है। लाइक आपकी बॉडी कार्बामेज़ेपाइन के साथ यूज टू हो गई है, वो उसके साथ अब ओवर द टाइम लेस वर्क करेगी। You need more medicine to get the same effect, like auto induction हो जाएगी। कार्बामेज़ेपाइन मेक्स द लीवर ब्रेक इट डाउन फास्टर, ऑटो इंडक्शन का प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिज्म होगी, ऑटो इंडक्शन होगी, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म होगी, फास्टर होगी, लेस मेडिसिन अवेलेबल होगी इन योर ब्लड, और मेडिसिन कम वर्क करेगी। यू नीड मोर मेडिसिन टू गेट द सेम इफ़ेक्ट। ये इसका कॉमन पॉइंट्स हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट भी यही है कि ऑटो इंडक्शन हो जाएगी, ऑटो इंडक्शन की वजह से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, आपके ब्लड में ड्रग सस्टेन नहीं करेगा, तो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, तो डोज एडजस्टमेंट आपको बार बार बैलेंस करने की, उसको एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन इज़ द विड्रॉल में एब्रप्ट डिस्कॉन्टिन्यूशन आ जाती है। लाइक आप सडनली मेडिसिन स्टॉप करते हैं, लाइक आप ले रहे हैं या उसकी जो डोज़ है ना उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दें सडनली, रैपिड डोज रिडक्शन। लाइक आप एक महीने से सुबह शाम मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन अब आपने सडनली आज के दिन आपने सिर्फ मॉर्निंग में ली है, और आप 3-4 दिन सिर्फ मॉर्निंग में ले रहे हैं, बस जबकि आप एक महीने से इवनिंग और मॉर्निंग में ले रहे हैं, तो उसकी आपको नेगेटिव सिम्टम्स आएंगी, आपकी मैनिक सिम्टम्स रिकर हो सकती हैं, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, मीनिया हो सकता है दोबारा से। जिस सिम्टम्स को आपने रिड्यूस करने के लिए, सीजर्स को रिड्यूस करने के लिए, बाईपोलर डिसऑर्डर को रिड्यूस करने के लिए जो लिया था, वो रिकर हो सकता है। सीजर हो सकते हैं, एपिलेक्टिक सीजर्स दोबारा हो सकते हैं, और विड्रॉल सिम्टम जो मोस्ट कॉमन डिफरेंट डिसऑर्डर्स में भी सेम ही होती हैं, एंग्जाइटी, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, वो रिपीट हो सकती है। सो ये चीज़ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि आपने मोनीटर कैसे करना है ड्रग को।